हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 से चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे कुछ ज्योमेट्री के बारे में, थ्योरी है बेसिकली, एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लाइक 7 एक्सियम्स हैं आपके एंड 5 पोस्टुलेट हैं। ठीक है, छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, बस थ्योरी है, आपको एक बार इसको रीड आउट करना पड़ेगा एंड एक्सरसाइज भी एक ही है जो इजीली कंप्लीट हो जाएगी। तो ये इंट्रोडक्शन ही है ज्योमेट्री का, है ना। जो नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे आपके 6 7, तो उसके लिए ये एक इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा चैप्टर बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं एंड हम इस चैप्टर से जो मेन पॉइंट्स हैं सिर्फ उन्हीं को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। द वर्ड ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियो मीनिंग द अर्थ एंड मेट्रिन मीनिंग टू मेजर। ठीक है, तो ज्योमेट्री वर्ड जो आई है वो ग्रीक वर्ड से आई है। जियो का मीन्स है अर्थ एंड मेट्री का मीन्स है बेसिकली टू मेजर। ठीक है, तो लैंड को मेजर करने के लिए, अर्थ को मेजर करने के लिए ये एक बना है, ये ब्रांच जो मैथमेटिक्स की बनी है उसको हम कहते हैं ज्योमेट्री, है ना। ज्योमेट्री appears to have originated from the needs for measuring lands। वही लैंड को मेजर करने के लिए बनाया गया है ज्योमेट्री को। This branch of mathematics was studied in various forms in every ancient civilization। ठीक है, तो इस ब्रांच को क्या है कि हर एंशिएंट सिविलाइजेशन में पढ़ा गया और उनकी हर चीज की अपनी अपनी एक अलग फॉर्म में पढ़ा गया, है ना। तो एक बात करते हैं एक मैथमेटिशियन की, ग्रीक मैथमेटिशियन की, जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जो कि थी अ सर्कल इज बाइसेक्टेड बाय इट्स डायमीटर, है ना। देखते हैं, जैसे एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, तो इसका जो एक डायमीटर है ये क्या करता है, इक्वल टू पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड करता है। देखिए, जैसे मीन्स ये इस सर्कल का एरिया मान लीजिए 100 है ना। तो जो एक डायमीटर जब बनेगा तो ये 50-50 कर देगा, ये हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा सर्कल को। अगर एक डायमीटर बना, डायमीटर ऐसे भी हो सकता है ना, आपको पता है। आप डायमीटर ऐसे भी बना सकते हो, आप डायमीटर को ऐसे भी बना सकते हो। एक लाइन जो सर्कल जो सेंटर से पास होती है एंड सर्कल के एंड्स को ज्वाइन करती है ना, टच करती है, तो वो डायमीटर होता है। तो इनके साथ एक और शख्स थे जिनका नाम था पाइथागोरस, है ना। तो पाइथागोरस जी ने भी डिस्कवर बहुत कुछ हमको ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज दी हैं, है ना, थ्योरी दी है ज्योमेट्री पे, वो भी बहुत अच्छे लेवल की, है ना। तो जिनकी वजह से हम पाइथागोरस थ्योरम को भी जानते हैं, है ना। तो अच्छा, अब हुआ क्या, उस वक्त एक बुक बनी, जो बनाई यूक्लिड जी ने। ठीक है, एक बुक बनाई, एक कलेक्शन किया जिसका नाम दिया गया एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट नाम दिया गया। अब एलिमेंट में उनको डिवाइड किया 13 चैप्टर्स में, है ना। हर एक चैप्टर्स में उन्होंने ज्योमेट्री की बात करी ताकि सभी जनरेशन्स को जो आएंगी आगे जाके उनको ज्योमेट्री के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने कुछ बुक में कुछ पॉइंट्स लिखे थे, देखते हैं उन पॉइंट्स को। अच्छा, इन पॉइंट्स को पढ़ने से पहले आप समझिए, आपने मैथमेटिक्स आज पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार सुन ही रहे हैं, आपने मैथ्स कभी सुनी नहीं कि मैथ्स भी कोई चीज है ना। आज आप पहली बार मैथ्स का नाम सुन रहे हैं, तो इस तरह से अगर आप इन पॉइंट्स को पढ़ेंगे जो इस बुक में था, तो आपको बहुत इजी रहेगा। ठीक है, फॉर लाइक ए चाइल्ड, बच्चे जो होते हैं उन बच्चों के लिए हर चीज नहीं होती है ना। जो 4 साल 3 साल के जो बच्चे होते हैं वो हर चीज को पूछते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे हुआ, है ना। तो वैसे ही क्यों, वो क्यों पूछते हैं, क्योंकि उनको हर चीज नहीं दिखती है, तभी वो क्वेश्चन करते हैं। तो ऐसे ही आप समझिएगा ये पॉइंट्स क्या हैं। आप जो पढ़ेंगे एलिमेंट्स में जो बुक है उसमें जो पॉइंट्स हैं वो क्या है, आपके लिए बिल्कुल नई है ना, ऐसे सोच के पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पॉइंट्स को। फर्स्ट पॉइंट है, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। अच्छा, एक पॉइंट है जिसका कोई पार्ट नहीं होता। अब आप बोलेंगे ये जो नो पार्ट, तो पार्ट जो है वो क्या है, पार्ट मतलब क्या होता है। तो ऐसे ही काफी उस टाइम मैथमेटिशियंस ने पूछा होगा, लोगों ने पूछा होगा कि ये पार्ट क्या होता है। तो उन्होंने कहा पार्ट क्या होता है, एक एरिया होता है, उसका एक छोटा सा हिस्सा जो ऑक्यूपाई करता है उसको पार्ट कहते हैं। तो लोगों ने पूछा ये एरिया क्या होता है, क्योंकि वो लोग नए थे मैथमेटिक्स में, उनको पता ही नहीं कि एरिया क्या होता है।
है ना। तो उन्होंने पूछा एरिया क्या होता है, तो उन्होंने एरिया को दोबारा समझाया होगा, एक नई डेफिनेशन दी होगी एरिया की। फिर उस एरिया में भी डेफिनेशन में कुछ एक पॉइंट ऐसा होगा, एक वर्ड ऐसा होगा जो उनको नहीं पता होगा। तो ये एक चेन बन गई कि यार एक ही डेफिनेशन को समझाने के लिए बहुत सारी डेफिनेशन समझानी पड़ गई, है ना। तो ये एक चेन बन गई बहुत बड़ी, ऐसी बन जाती है। तो अब सी पॉइंट 2 है, अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। अच्छा, आपको पता है जैसे एक लाइन है ना, एक ये जैसे एक लाइन है, फॉर एग्जांपल ये लाइन है। अब आपको पता है एक लाइन जो है इसमें लेंथ तो है पर ब्रेथ नहीं है ना। आपको तो पता है ब्रेथ नहीं है, बट सोचिए जिसको पता ही नहीं थी उसने तो पूछा होगा ना कि लेंथ क्या होती है, ब्रेथ क्या होती है। ये ब्रेथलेस जो वर्ड है लाइन में, तो ब्रेथ क्या होती है ना। तो ऐसे उसमें जब बुक इंट्रोड्यूस हुई थी तो ऐसे लोगों के सवाल आए थे कि ये चीजें होती क्या। थर्ड पॉइंट, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। लाइन के जो पॉइंट होते हैं, जो एंड होते हैं। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। ठीक है, उन्होंने ये कहा। अब उन्होंने तो बहुत सही सही बातें करी हैं पर लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था उस टाइम पे। अब इस फोर्थ पॉइंट का मतलब क्या, देखिए जैसे ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी, है ना। इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बन जाएगी। तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि एक लाइन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सही बात है। फिफ्थ पॉइंट, अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। ठीक है, अब कोई एक सरफेस है, जैसे एक प्लेन सरफेस है ना, एक सरफेस है, मान लीजिए ये सरफेस है, तो इसमें एक ही लेंथ होगी एंड एक ही ब्रेथ होगी, है ना, ये देखिए। तो उन्होंने वही कहा, पर लोगों ने पूछा ये लेंथ क्या होती है, ये ब्रेथ क्या होती है ना। ये क्वेश्चन आए थे उसमें। पॉइंट 6, द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइंस। ये देखिए, ये एजेस हैं, ये एजेस हैं, तो ये एज बेसिकली क्या, लाइन ही तो है। तो उन्होंने यही कहा था कि एक सरफेस के जो एज होते हैं वो लाइंस ही होती हैं, तो लाइंस ही हैं। सेवंथ पॉइंट, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। अच्छा, सेवन पॉइंट का क्या मतलब है, जैसे कोई सरफेस है, प्लेन सरफेस है, इसमें क्या बहुत सारी लाइंस हैं, ऑब्वियसली लाइंस है। देखिए एक ऐसी लाइन होगी, ऐसी लाइन होगी, ये ऐसे ऐसे छोटी छोटी लाइंस होंगी ऐसे, है ना। तो इन लाइंस को जोड़ के ही तो एक सरफेस बना। ऊपर से भी लाइन होगी कुछ ऐसे, है ना, ऐसे बहुत सारी लाइंस होंगी। तो इन सब लाइंस को ऐड करके एक सरफेस बनता है ना। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको पढ़ने से लोगों को कंफ्यूजन ही हुआ कि यार एक पॉइंट का मतलब आप बता रहे हो, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल आप ये ले लीजिए फर्स्ट पॉइंट, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, है ना। तो आपने एक पॉइंट की डेफिनेशन बताई, पर उसमें एक वर्ड ऐसा है जो आपको फर्दर उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो आपने जब पार्ट को डिफाइन किया तो एक वर्ड और आ गया, एरिया। तो एरिया को डिफाइन करने के लिए ऐसे एक चेन बन गई, है ना। तो कुछ टर्म ज्योमेट्री में ऐसी हैं जो अनडिफाइंड है, ठीक है, जो अनडिफाइंड है। तो काफी जब मैथमेटिशियंस मिले, उन्होंने एक मीटिंग करी, उस मीटिंग में उन्होंने ये फैसला किया कि यार कुछ वर्ड्स को हम अनडिफाइंड ही रहने देंगे, है ना। तो कुछ वो ऐसे वर्ड्स थे, सो इन ज्योमेट्री वी टेक अ पॉइंट, अ लाइन एंड अ प्लेन आर अनडिफाइंड टर्म्स। तो उन्होंने पॉइंट को, लाइन को और प्लेन को अनडिफाइंड ही रहने दिया। तो जब उनने पूछा कि पॉइंट क्या है, तो उन्होंने एक पॉइंट बना दिया कि ड्रॉ करके फिजिकली कि ये एक पॉइंट होता है, पर इसको डिफाइन नहीं कर सकते। उन्होंने पूछा एक लाइन क्या है, उन्होंने ड्रॉ कर दिया, एक फिजिकली एक ये बना दी एक लाइन कि इसको लाइन कहते हैं, लोगों को समझाने के लिए इजी वे में, और इनको कभी डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है ना। नाउ, तो स्टार्टिंग विद हिज डेफिनेशंस, यूक्लिड assumed certain properties which were not to be proved. These assumptions are actually obvious universal truths. ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे थे, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी थी जिनको डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ थे। एंड उन्होंने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो जो पोस्टुलेट था वो वर्ड बेसिकली यूज किया गया सिर्फ स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के लिए। ठीक है तो दोनों एक्सियम एंड पोस्टुलेट है तो दोनों यूनिवर्सल ट्रूथ, बस डिफरेंस ऐसा है, पोस्टुलेट्स के जो पॉइंट्स हैं वो सिर्फ ज्योमेट्री में हम यूज करते हैं, एंड जो एक्सियम्स हैं वो थ्रू आउट मैथमेटिक्स यूज किया जाता है। एक्सियम्स के पॉइंट्स
थ्रू आउट मैथमेटिक्स, मतलब पूरे मैथमेटिक्स की ब्रांच में, हर एक ब्रांच में उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूक्लिड्स के एक्सियम्स। यूक्लिड्स एक्सियम्स, तो ये जो है ये थ्रू आउट मैथमेटिक्स हमारे यूज होते हैं। ठीक है, नॉट इन ज्योमेट्री ओनली बट थ्रू आउट मैथमेटिक्स। ठीक है, नाउ पॉइंट 1, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। क्या कहा गया है? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, कोई चीजें हैं जो इक्वल है एक ही चीज के। फॉर एग्जाम्पल ए है सी के इक्वल, थिंग्स बोला गया है तो बी है सी के इक्वल। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स, दो चीजें हैं जो इक्वल है सेम थिंग के, आर इक्वल टू वन अनदर, तो कहा गया कि ए और बी भी इक्वल होगा, है ना। इसको ऐसे समझिए, जैसे ए इक्वल्स टू सी लिखा एंड बी भी सी के इक्वल है, तो हम इसको भी बी कर देते हैं, है ना। अब ऐसे देखिए, ए इक्वल्स टू सी है एंड बी इक्वल्स टू सी है। ठीक है, तो अब क्या कहा गया कि थिंग्स विच आर इक्वल टू ईच अदर आर इक्वल टू वन अनदर। अगर हम इसको हम हाइड कर दें तो क्या दिख रहा है आपको? ए इक्वल्स टू बी दिख रहा है ना। तो समझ रहे हैं ना कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो हम इन दोनों को भी इक्वल कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मानिए कि आपकी क्लास में ना, आपके पास और आपकी क्लास में एक लड़की है, फॉर एग्जाम्पल स्वाति, आपके पास और स्वाति के पास, दोनों के पास सेम पेन है। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि जो स्वाति है उसके पास जो पेन है वैसा ही सेम पेन आपके फ्रेंड के पास है, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसके पास भी वही सेम पेन है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि आपके पास और आपके बेस्ट फ्रेंड के पास, दोनों के पास सेम पेन है ना? कह सकते हैं ना। तो वही बात है ये कि a इक्वल्स टू सी है एंड b इक्वल्स टू सी है, तो हम कहेंगे a इक्वल्स टू b भी होगा, है ना। इतना इजी है ये। पॉइंट 2 है इसका, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, जैसे कोई इक्वल है, मान लीजिए a इक्वल्स टू b है एंड c इक्वल्स टू d है। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, अब कहा गया है कि ये जो इक्वल है और ये जो इक्वल है इन दोनों को ऐड करें, तो कर दीजिए a को c से और b को d से, है ना। द होल्स आर इक्वल, अब जो ये जो चीज आएगी ये भी इक्वल ही होगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे a एंड b, कोई वैल्यू ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 10 है, 10 इक्वल टू 10 ही होता है। अब मान लीजिए सी डी को मान लीजिए 5 इक्वल्स टू 5, है ना। अब ये दोनों इक्वल हैं। अब अगर हम इन दोनों इक्वल्स को ऐड कर देते हैं, मान लीजिए इस वाली साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को 10 प्लस 5 कर दिया, अब राइट हैंड साइड को भी ऐड कर दीजिए 10 प्लस 5, तो ये दोनों इक्वल इस दोनों इक्वल में ऐड कर दिए, तो क्या देखिए क्या आया आपके पास, यहाँ पर भी 15 आया, यहाँ पर भी 15 आया, तो इक्वल ही आ गए ना। तो वही बात है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। ठीक है, एक्सियम 3 देखते हैं, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। सेम जैसे हमने ऐड किया था वैसे हम माइनस कर लेते हैं। तो इसमें कहा गया है अगर दो चीजें इक्वल हैं, ये चीज इक्वल है, ये चीज इक्वल है, अगर इनमें से दोनों इक्वल्स को माइनस किया जाए तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो a माइनस सी करेंगे, a में से c एंड b में से d भी माइनस करेंगे तो इक्वल ही रहेगा ये। देख लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, a हमारा 10 है और b हमारा 10 है, दोनों 10 10 इक्वल है। c हमारा 5 है एंड d हमारा 5 है मान लीजिए, है ना। अब इस इक्वल में से इस इक्वल को माइनस करके देखिए, जब आप माइनस करेंगे तो क्या होगा? 10 में से आप 5 माइनस कर दीजिए और इधर भी ये 10 में से 5 माइनस कर दीजिए, तो देखिए 10 माइनस 5 क्या आया आपका? 5। इस 10 में से 5 माइनस का क्या आया? 5। तो ये इक्वल ही आया ना। तो वही है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल, है ना। इजी है, तो ये हम पूरे मैथमेटिक्स में इसको यूज कर सकते हैं, है ना। तभी ये एक्सियम है जिसको हम थ्रू आउट मैथमेटिक्स यूज कर सकते हैं। अब पॉइंट 4 देखते हैं एक्सियम का, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। नाउ कोइंसाइड मीन्स एक के ऊपर एक, जैसे ये एक पॉइंट है ए, कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए ए पॉइंट है, मैं इसी के ऊपर एक और पॉइंट बना दूं और उसको कह दूं बी, तो वो मैंने क्या करा?
पॉइंट ए कोइंसाइड कर रहा है पॉइंट बी के, दोनों एक ही पॉइंट में है। तो इस वर्ड का मतलब क्या होता है? कोइंसाइड। तो नाउ द थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। तो ऑब्वियसली जो पॉइंट ए है वो भी पॉइंट बी के बराबर ही होगा, क्योंकि वो एक ही जगह पे है ना। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे आपने एक आप कुछ भी एक ले लीजिए, आपने एक सेल फोन है आपके पास, मान लीजिए आपके पास एक सेल फोन है, एक मॉडल है जो सेम है। फॉर एग्जांपल आप आईफोन ले लीजिए, आईफोन 13 ले लीजिए। आईफोन 13 आपके पास भी है, आपके फ्रेंड के पास भी है ना। दोनों आप फ्रेंड्स का आईफोन 13 है। नाउ सेम मॉडल है, अगर आप एक आईफोन के ऊपर एक और आईफोन रख देंगे बिल्कुल एच टू एच बराबर करके, एंड आप उसको ऊपर से देखेंगे ना, तो आपको सिर्फ एक ही आईफोन दिखेगा, है ना। आप बोलेंगे यहाँ तो एक ही आईफोन है, बट अगर आप थोड़ा सा दूर जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार यहाँ तो एक आईफोन के ऊपर एक आईफोन है ना। तो दो आईफोन है। तो वही बात है, अगर आप एक पॉइंट के ऊपर एक और पॉइंट रख दें तो वो इक्वल ही होते हैं, वो कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। नाउ पॉइंट 5, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ऑब्वियसली कोई चीज है, मान लीजिए ये शेप हमारे पास, ये एक शेप है ना, ये होल है, ये बहुत बड़ा एक पार्ट है, सॉरी ये बहुत बड़ा एक एक डायग्राम, एक टेबल है मान लीजिए, है ना। तो ये जो पार्ट है, इसमें एक ये पार्ट है, पार्ट क्या होगा? छोटा ही होगा ना, ये पार्ट है। तो क्या क्या होगा? द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, ऑब्वियसली। तो ये जो शेप है ये इससे पार्ट से तो बड़ी है ना, तो यही चीज कही गई, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। एग्जाम 6 है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। लाइक थिंग्स विच आर डबल्स, तो दो थिंग्स हैं ए एंड बी मान लीजिए, विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग। मान लीजिए ए 2c के बराबर है डबल, एंड बी भी 2c के बराबर है ना। ए भी 2c के बराबर है, बी भी 2c के बराबर है, सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो ए और बी क्या बराबर होंगी? तो ये बोला गया होंगी, क्यों नहीं होंगी? अगर ए 2c के बराबर है एंड 2c भी b के बराबर है, तो ये देखिए ए 2c के बराबर है ना, ए 2c के बराबर एंड 2c b के बराबर है ना। तो अगर मैं 2c को हाइड कर दूं तो आपको दिख रहा है a इक्वल्स टू बी, है ना। तो वही बात है, तो ए भी बी के बराबर होगा। सेम ऐसी है एग्जाम 7 में, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। वही बात, दो चीजें ए एंड बी थिंग्स, है ना, ये हाफ है सी का, बी भी हाफ है सी का। तो क्या ए और बी बराबर होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे, तो ए और बी भी बराबर होंगे। जैसे ऐसे लिख लीजिए 1/2c इक्वल्स टू बी। अब देखिए ए बराबर है हाफ ऑफ सी के, ठीक है, यहाँ बी बराबर है हाफ ऑफ सी के। तो अगर मैं इसको हाइड कर दूं तो आपको दिख रहा होगा ए इक्वल्स टू बी आ रहा है ना। तो ये कुछ 7 एक्सियम्स थे यूक्लिड जी के, जो पूरे मैथमेटिक्स में यूज होते हैं थ्रू आउट मैथमेटिक्स। ओके, इजी थे, सिंपल सी पॉइंट है, बहुत इजी पॉइंट है। चलिए अब हम देखते हैं यूक्लिड के 5 पॉस्टुलेट्स। यूक्लिड्स 5 पॉस्टुलेट्स जो कि यूज होते हैं ओनली ज्योमेट्री में, ठीक है, मैथमेटिक्स की ब्रांच ज्योमेट्री में ही यूज होते हैं ये 5 पॉस्टुलेट्स। नाउ अब देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, a straight line may be drawn from any point okay to any other point। अच्छा, क्या कहा गया कि स्ट्रेट लाइन जो है, जैसे एक पॉइंट है, इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन किसी भी दूसरे पॉइंट पे ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए एक यहाँ पॉइंट है, ये ड्रॉ कर दिया, एक और इसी पॉइंट से हम एक और ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, यहाँ ड्रॉ कर दिया, इसी पॉइंट से हम एक और ड्रॉ कर सकते हैं, इसी पॉइंट से हम यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यही बोला गया है कि अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी पॉइंट। यहाँ से यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक ये पॉइंट है यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे आप ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इजी है। नाउ इसमें एक एक्सियम है कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट में डिफरेंट पॉइंट, जैसे एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है। अब कहा गया है देयर इज अ यूनिक लाइन, सिर्फ एक यूनिक लाइन है दैट पासेस थ्रू देम। इस पॉइंट से इस पॉइंट में जो लाइन पास करेगी वो एक ही यूनिक लाइन होगी, ये कहा गया। तो बिल्कुल सही बात है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मान लीजिए आपको ये ज्वाइन करनी है, तो कैसे ज्वाइन करेंगे आप? ऐसे ही तो ज्वाइन करेंगे ना, ऐसे कुछ, है ना, ये आपने ज्वाइन कर दी।
अब आप इसको और तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई और लाइन है जो इनको ज्वाइन करेगी, कोशिश करके देखिए। आप कोशिश करेंगे तो ऐसे चली जाएगी, अगर आप इसको और कोशिश करेंगे तो यहाँ थोड़ा ऊपर चली जाएगी, है ना। ये इसी पॉइंट पे नहीं आएगी, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से जाने को तो लाइन बहुत जा सकती है ना। बट कहा गया है कि जो ये पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इन दोनों को जो एक लाइन पास करेगी वो सिर्फ एक ही होगी, कोई दूसरी लाइन हो ही नहीं सकती। तो ये कुछ लाइन एक ऐसी आएगी, है ना, जो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को पास करेगी, वो सिर्फ एक यूनिक ही लाइन होगी, है ना। अगर आप इसको ऐसे करेंगे, ज्वाइन करने की सोचेंगे कि आप ऐसे ज्वाइन कर देंगे, है ना, तो वो लाइन थोड़ी है, ये तो कर्व हो गया, है ना। तो यही बात है कि दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए सिर्फ एक ही लाइन होती है जो इसको ज्वाइन करेगी, और कोई लाइन होगी ही नहीं। बस ये सिंपल सी बात है कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम, एक ही लाइन है जो इनसे पास करेगी और कोई दूसरी लाइन होगी ही नहीं, ठीक है। पोस्टुलेट 2 देखते हैं। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडिफिनिटली। ओके, ठीक है, सही बात है। मान लीजिए कि लाइन है ए एंड बी, है। अब इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, कहां तक, जहां तक आपका मन करे, बेसिकली इंफिनिटी तक, है ना। ये लाइन कभी एंड नहीं होगी, आप इसको प्रोड्यूस करते रहेंगे, ये होती ही रहेगी। कोई भी लाइन ले लीजिए, एक ये लाइन ले लीजिए, अगर आप इसको प्रोड्यूस करेंगे, ये प्रोड्यूस होती रहेगी इंफिनिटी तक, ठीक है ना। इजी है। थर्ड देखते हैं। अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। आप इस पॉइंट से भी एक सर्कल बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, और इसी पॉइंट से एक और सर्कल बना सकते हैं जो थोड़ा बड़ा रेडियस हो। तो एनी सर्कल, है ना, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। इस पॉइंट से भी इसको सेंटर ले लीजिए, थोड़ा सा बड़ा सर्कल बना दीजिए। अब सर्कल अच्छा नहीं बन रहा होगा, बट समझ लीजिए सर्कल है, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपने ये लिया, आपने रेडियस थोड़ा और बड़ा ले लिया, थोड़ा बड़ा सर्कल बन जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे ऐसे, अब नीचे नहीं जाएंगे हम, पर एक बड़ा सर्कल बन जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि आप किसी भी पॉइंट से उसको सेंटर ले सकते हैं और किसी भी रेडियस का सर्कल बना सकते हैं, जो कि बहुत इजी पॉइंट है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। बिल्कुल ठीक बात है कि राइट एंगल 90 है, तो हर राइट एंगल 90 ही होगा। अब जैसे मान लीजिए ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब एक मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, मान लीजिए कि 90 डिग्री है, ठीक है। अब एक और बड़ा बना देते हैं, मान लीजिए कि ये बना दिया, ये भी 90 डिग्री है। तो ये तीनों 90 डिग्री हैं, तो इक्वली तो होंगे, है ना। अब आपको दिख रहा होगा यार, ये जो चीज है हाइट, ये तीनों में अलग है, पर हमने हाइट की बात नहीं कर रहे ना हम यहाँ पे, हम तो एंगल की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसकी जो लेंथ है इसकी लेंथ से बड़े होगी। अगर ये 5 है तो ये शायद थोड़ा 10 होगा, ये थोड़ा 15 होगा, ये जो लेंथ है इतनी बड़ी, है ना। बट यहाँ पे बात हो रही है एंगल की, वो भी राइट एंगल, तो ये भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। शेप मैटर नहीं करेगा, हमको एंगल मैटर करेगा, एंगल 90 होना चाहिए। तो 90 डिग्री आपका यहाँ है, चाहे यहाँ है, चाहे ये शेप है, 90 डिग्री 90 डिग्री के इक्वल ही होगा। इजी पॉइंट था। पोस्टुलेट 5 देखते हैं। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन, ये कोई स्ट्रेट लाइन है ए बी एंड सी डी, इसमें एक फॉल कर रही है एक लाइन, ठीक है ना, makes the interior angle of the same side of it taken together less than the right angles, then the two straight line if produced infinitely meet on the same side on which the sum of angle is less than two right angles। अच्छा, right angles क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, तो कहा गया sum of angles is less than two right angles, मतलब 90 90 से कम डिग्री के। अब आपको ये लाइन दिख रही है, तो ये एक इंटीरियर एंगल बन रहा है जो मैं मार्क कर रखा है, और एक इस तरफ ही बन रहा है इंटीरियर एंगल, है ना। अब कहा गया है कि जो इंटीरियर एंगल 90 डिग्री से कम है, तो ये डिग्री और ये डिग्री जो है 90 से कम है। फॉर एग्जांपल ये 70 हो सकती है, 60 हो सकती है, 50 हो सकती है, 40 हो सकती है, 89 हो सकती है, 90 से कम होगी, एंड ये वाली भी 90 से कम होगी। तो जो 90 डिग्री से कम वाले जो इंटीरियर एंगल्स है ना, अगर हम इन लाइंस को बढ़ाएंगे, जैसे ये लाइन आपने बढ़ा दी, ठीक है, ये लाइन बढ़ा दी मान लीजिए, और ये लाइन भी बढ़ा देंगे, ये लाइन भी आपने कुछ ऐसे बढ़ाई, ये लाइन भी कुछ ऐसे बढ़ाई, तो देखिए ये लाइन ऊपर जा रही है, ये लाइन कुछ ऐसे नीचे जा रही है, ये कभी मिलेंगी आपस में,
कभी नहीं मिलेंगी। ये ऊपर जाती रहेगी, ये नीचे जाती रहेगी, और इनका जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो भी बढ़ता रहेगा, है ना। बात करें इस तरफ, जो 90 डिग्री से कम वाले एंगल्स होते हैं, है ना, 90 डिग्री से कम वाले इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अगर उनको बढ़ाया जाए तो देखिए, ये देखिए, इनको बढ़ाया हमने, ये तो यहाँ पे मिल गई, है ना, इस पॉइंट पे आके मिल गई ये लाइंस। ये लाइन नीचे जाएगी, ये लाइन ऊपर जाएगी। इनका डिस्टेंस आप देखें, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस कम होते जा रहा है, डिस्टेंस कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। जब कम होते जाएगा तो कहीं एक पॉइंट पे आके ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, ज्वाइन करेंगी। तो बस यही कहा है कि जो वो ज्वाइन करेंगी, वो वाले इंटीरियर एंगल होंगे जो 90 डिग्री से कम होंगे। बस इतनी सी बात कही गई है इसमें, ठीक है ना, इजी है। तो इसी के साथ आई थिंक ये चैप्टर ही पूरा कंप्लीट होता है ना। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, इजी चैप्टर था। बस इसमें आपके क्या थे, 5 पोस्टुलेट थे एंड 7 आपके एक्सियम्स थे। आपने उनको इजीली पढ़ लिया, इजीली समझ लिया, है ना। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के एक्सरसाइजेस की, जो कि बहुत इजी है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू फ्रेंड्स, राधे राधे।